Hello everyone, my name is Swarnim Chaudhary. I have secured All India rank 258 in this UPSC CSE 2024. मैं आज आप लोग के साथ मेरी अपनी खुद की जर्नी शेयर करना चाहूँगा कि मेरा जो यूपीएससी का एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा और उसमें मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी और कैसे मैंने उन्हें ओवरकम किया। तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था यूपीएससी में। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। आई मिस माई प्रीलिम्स जस्ट बाय 0.6 मार्क्स, बट फॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कि वो अच्छा हुआ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप तब तक यूपीएससी आप पास नहीं कर पाएंगे जब तक मेंस के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। तो यू शुड बी मेंस प्रिपेयर्ड बिफोर प्रीलिम्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। तो सेकेंड अटेम्प्ट में फिर मैंने प्रीलिम्स पास किया। फॉर्चुनेटली मेरा मेंस भी हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो इंटरव्यू में जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें आई मिस द फाइनल लिस्ट बाय 12 मार्क्स। सो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। इसमें मैंने सारे से तीनों स्टेजेस यूपीएससी क्लियर किए और मेरी 258 रैंक आई है। मेरा जो ऑप्शनल रहा है वो फ़िलासफ़ी रहा है। तो ये फ़िलासफ़ी कम लोग लेते हैं, लेकिन इस साल जैसा यूपीएससी ने सारे ही ऑप्शनल्स के मार्क्स कम किए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा फ़िलासफ़ी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड पे है। तो उसकी वजह से मेरे लास्ट ईयर 269 मार्क्स थे फ़िलासफ़ी में, और इस साल मेरे जो मार्क्स हैं वो 265 थे। तो भले ही 4 मार्क्स कम हुए हैं, लेकिन काफ़ी हार्ड था पेपर, तो मुझे लगता है कि मैं अपने मार्क्स से खुश हूँ उसमें। रिगार्डिंग रही मेरी जर्नी की बात कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे किया था, मैं आपको ये सब बताना चाहूँगा। तो मेरा बहुत बचपन से बहुत पहले से ड्रीम था कि मुझे सिविल सर्विसेज की ओर जाना है। मेरा बहुत बचपन से इस चीज़ का इंक्लिनेशन था। तो जब 11th क्लास में सब लोग मेरे जो आपस में मेरे दोस्त थे वो सब वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, सब कोई आईआईटी की प्रिपरेशन करने का सोच रहा था, कोई सीए का कर रहा था। तभी मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे पब्लिक सर्विसेज में जाना है। तो 11th क्लास से मेरा माइंड बहुत क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है। उस टाइम पे ये मुझे यूपीएससी के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन एक ये इंक्लिनेशन आ गया था। फिर जब मैंने अपना स्कूलिंग ख़त्म करी तो ग्रेजुएशन के साथ ही मुझे धीरे धीरे इसके यूपीएससी के बारे में पता चलता चला गया। फिर जब मुझे यूपीएससी के बारे में पता चला तो मैंने सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन चालू करी कॉलेज के साथ ही। तो जब कॉलेज के साथ आप पढ़ते हो तो आपको टाइम बहुत मिलता है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली मेरे टाइम पे कोविड था, तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं था मुझे। सिर्फ मुझे सेल्फ कंट्रोल रखना था, जो कि बहुत ईजी होता है मेरे हिसाब से। तो मैंने फिर 2 साल वहाँ प्रिपेयर किया सेकेंड और थर्ड ईयर में, और फिर लेकिन तब तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि हाउ टू हैंडल बैरियर्स। सो मैं उनसे पूछना चाहूँगा आप किस टाइप के बैरियर्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज यूपीएससी की जर्नी ही ऐसी है जिसमें आपको मल्टीपल टाइप के बैरियर्स आएंगे। एक जो बैरियर मुझे लगता है कि समाज का बैरियर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कि जो हमें समाज प्रेशर क्रिएट करता है कि अभी फाइनेंशियली कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो हमें बार बार बोलता है कि अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो कोशिश करिए कि आप कोई फाइनेंशियली कुछ छोटा मोटा भी कुछ कर पाएँ। फ्रीलांसिंग, जैसे मैं फ्रीलांसिंग टीचर खुद करता था, तो उससे मुझे कोई इशू नहीं आया कभी फाइनेंशियल। फैमिली इश्यूज़ में मुझे लगता है कि ये फैमिली को समझना चाहिए, आपको थोड़ा उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये इतना आसान एग्ज़ाम नहीं है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके शायद एक बार में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और आपको ये मौका देता है कि आप लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल पाएंगे। तो आप इसको वैसे मत देखें कि सिर्फ एक एग्ज़ाम है। आप इसको लाइफ की बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरह देखें, और अपनी फैमिली को समझाएं कि इट विल टेक टाइम, लेकिन आप अपना फुल डेडिकेशन दें, ताकि आपकी फैमिली को ये लगे कि ये सही में अगर ये पास नहीं हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं दूसरे फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ना कि ये खुद कम मेहनत कर रहा है। रही बात फिर आप और कोई डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, जैसे आपकी सोशल मीडिया हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, तो मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ही है कि बहुत ईज़िली मैनेजेबल है। आप हर एक टाइम चीज़ अपने रिस्ट्रिक्शन के साथ करिए। मैंने अपने पूरे 2 ढाई 3 साल की जर्नी, लास्ट 3 साल से कभी भी सोशल मीडिया अपना बंद नहीं किया, क्योंकि मुझे वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं लगता। बस आपको सेल्फ रेगुलेशन रखना पड़ेगा कि आप कब चला रहे हैं, कितनी देर चला रहे हैं, और उसको किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में क्लियर हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। एक स्टूडेंट ने भी पूछा था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या सर, आप इन सब चीज़ों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे लगता है ये ह्यूमन एंगल है। लाइफ आपकी किसी भी करियर से या फिर किसी भी एग्जामिनेशन से बहुत बड़ी है, तो बहुत ज़्यादा आप हर चीज़ पे ध्यान दीजिए।
आप ये रखिए कि आपके साथ अगर एक पॉजिटिव इंसान है तो वो शायद आपको बहुत हेल्प करेगा बहुत आगे जाने में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको आगे ही बढ़ाएगा। और एक और स्टूडेंट ने पूछा था कि आप हेल्थ पे कैसे ध्यान देते थे। तो ये तो मेरे साथ एक इशू आया था हेल्थ का, बिकॉज़ मैंने कोविड के टाइम पे प्रिपरेशन चालू करी थी। तो मैंने अपना काफ़ी वेट गेन कर लिया था। मैं अराउंड 97-98 तक पहुंच गया था वेट गेन करते करते। फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, ऐसे नहीं चल सकता। तो मैंने अपना फिज़िकली पे भी ध्यान दिया। मैं देन आई स्टार्टेड जिम, और धीरे धीरे मैंने वो वेट भी कम करा। बुक लिस्ट पूछ रहे हैं आप लोग, तो बुक लिस्ट मुझे लगता है यूपीएससी का ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको बुक लिस्ट से नहीं जाना चाहिए। ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है मेरा कहना, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सबसे पहले जाइए सिलेबस की तरफ। आप जाइए पूरा मेंस का सिलेबस खोलिए, उसके जितने पॉइंटर्स हैं उन सब के पॉइंटर्स को देखिए और उसके पहले पीवाईक्यू देखिए। आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है, यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। तो जब आपको ये माइंडसेट क्रिएट होगा कि यूपीएससी को क्या चाहिए, तो फिर आपको समझ में आएगा कि मुझे पढ़ना कैसे है। फिर सोर्सेज बहुत सारे हैं आपके पास। कुछ तो बेसिक बुक्स हैं ही, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ पार्ट नितिन सिंघानिया के, बाकी तो एनसीईआरटी से हो जाता है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी हैं, और मैं सुदर्शन गुर्जर सर की वीडियोस रेफ़र करता था यूट्यूब से। और आपको हिस्ट्री के लिए मुझे प्रतीक नायक सर भी बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं कहूँगा सोर्सेज से आप इतना इशू नहीं है, क्योंकि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़ेरा में रहते हैं। आप सोर्सेज से फोकस मत करिए, इशू है कि स्ट्रेटेजी आपकी कितनी सही है कितनी गलत है। तो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आप ये याद रखिए कि आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना ही करना है। प्रीलिम्स पास होने से पहले आपका 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपने थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग करी होनी चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत टेस्ट लिख लिए हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको टेस्ट देते आना चाहिए। आप 3 घंटे, आपके पास ये पेशेंस होना चाहिए कि आप 3 घंटे बैठ के दे पाएँ। बाय पीवाईक्यूज़ मैं कह रहा हूँ दोनों का, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़, मेंस के पीवाईक्यूज़। लेकिन मैं अभी स्टार्टिंग में आपसे कहूँगा कि आप पहले मेंस के देखिए। आप अगर ये अटेम्प्ट ना छोड़ के अगले अटेम्प्ट के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेंस के देखिए। पूरे मेंस के एक एक सब हेड देखिए, उनके ऊपर के जो भी पीवाईक्यूज़ हैं वो देखिए। उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या है। फिर उसके ऊपर आप 1 पेजर एक नोट बना लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है कि अंडरमाइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आप पकड़िए, इसके ऊपर कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं वो पढ़िए, उससे मेंस रिलेटेड क्वेश्चन आप सोचने की कोशिश करिए। इस सिमिलरली एक क्वेश्चन आए लिबरलाइजेशन ऑफ इकनॉमी, तो लिबरलाइजेशन इकनॉमी में क्या क्या यूपीएससी पूछ सकता है, क्या क्या आपके पास बेसिक्स हैं, उसके बाद आप इनमें वैल्यू एडिशन करिए। तो ऐसे आप जब धीरे धीरे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका बेसिक मटेरियल तैयार हो रहा है। बेसिक मटेरियल एक लेवल के बाद सबका तैयार हो जाता है, लेकिन वो बेसिक लेवल सिर्फ मटेरियल से आप पेपर नहीं निकाल सकते। आप इसके बाद आपको इसमें करना पड़ेगा एडवांसमेंट। अब एडवांसमेंट में 2 स्टेज में कहता हूँ। सबसे पहला जो एडवांसमेंट करेंगे आप वैल्यू एडिशन में, कि आपने किसी भी चीज़ का बेसिक नोट्स बना लिया, वैल्यू एडिशन कैसे होंगे। तो वैल्यू एडिशन जो होता है वह सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे GS2 में जो वैल्यू एडिशन होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो गए, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट हो गई, या फिर बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कोई रिपोर्ट हो गई। तो जब आप ये करें, उनको आप कोट करेंगे आपके आंसर्स में, लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो गई, तो आपको अलग से दिखेगा कि आप बहुत वेल रेड पर्सन हैं। तो उससे आपका क्या होगा कि आपका आंसर अलग दिखेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो मैं अलग करता था, मैं ज़्यादा फोकस करता था वाई पे। कभी भी क्वेश्चन में यदि वाई पूछा है तो वाई पे फोकस करिए, ना कि वॉट एंड हाउ पे। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे उनने पूछा कि डिक्रीजिंग द ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिशन, जो पार्लियामेंट की जो डिबेटिंग पावर है या फिर पार्लियामेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है। तो आपको उसमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कैसे कैसे अपोजिशन के इम्पैक्ट जो कम होने की वजह से पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है। तो हाउ वन इज़ लीडिंग टू, हाउ ए इज़ लीडिंग टू बी। जब आप ये जस्टिफाई कर पाएंगे तो आपके ज़्यादा बेटर आंसर्स हो पाएंगे। फिर उसके बाद ये वैल्यू एडिशन में जो सेकेंड पॉइंट मैं करता हूँ वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को टाइम कम मिला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर राइटिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं आंसर राइटिंग से ज़्यादा जो करता था वो था ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं 2-3 घंटे बैठ के पीवाईक्यूज़ को, यूपीएससी के अलग क्वेश्चंस को बैठ के थिंक करता था कि मैं इसे कैसे लिखूँगा। उसे लिखना ज़्यादा बेटर तरीका है, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो आप ये बैठ के सोचिए कि आप लिखेंगे कैसे, उसमें क्या लिखेंगे, और क्या आपका जो थॉट है वो
टॉपर्स से या फिर यूपीएससी जो चाहता है उससे अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आपका जो थॉट है वो अलाइन नहीं करेगा, उस आपका जो प्रॉपर वो है वो अलाइन नहीं करेगा, तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे। एक स्टूडेंट ने पूछा है सर हाउ टू कनेक्ट विथ यू, तो मेरा आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अभी मैंने अपना टेलीग्राम चैनल तो कोई नहीं बनाया है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी आईडी है स्वर्णिम 101, तो आप बहुत आपको ईजिली मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। और ये जो चैनल हम जिससे लाइव हो रहे हैं मैं उससे भी कनेक्टेड हूँ, तो आप उनसे भी मेरा मांग सकते हैं, वो आपको ईजिली देंगे। फिर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर आपने नोट्स कैसे बनाए थे। मुझे लगता है कि यूपीएससी की जर्नी में नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप जो नोट्स बनाएंगे वही आपके आंसर पर रिफ्लेक्ट होगा। तो नोट्स मैंने जो बनाए थे मैंने मेनली डिजिटल बनाए थे, बिकॉज इतना वाइड सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो मुझे लगता था कि अगर मैं एक एक चीज़ को हाथ से बैठ के लिखूँगा तो ये मेरे लिए बहुत लेंदी भी हो जाएगा और बहुत कठिन भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं डिजिटल नोट एवर नोट पर बनाता था, वो मैं सब्जेक्ट वाइज बनाता था और मैं उसको टॉपिक वाइज बनाता था। कि GS2 में मैंने पहले एक सब हेड पकड़ा मीन्स का, उसके अंदर मैंने एक बेसिक नोट्स तैयार कर लिए, फिर उसमें मैंने वैल्यू एडिशन करा, फिर थर्ड पार्ट जो भी करंट में आता जाता था मैं उसमें ऐड करता जाता था। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास एक बहुत डिटेल्ड नोट्स हो जाते थे किसी भी चीज़ के, जिसको मैं बोलता था फर्स्ट सेट ऑफ नोट मेकिंग। सेकेंड में उसको थोड़ा वो करता था, रिकार्व करता था, मतलब उसमें से क्या क्या डिलीट करना है और क्या क्या ऐड करना है। तो डिलीट करने से क्या होता था, मेरे नोट्स जो होते थे वो शॉर्ट हो जाते थे। तो शॉर्ट होने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आप जल्दी उसे रिवाइज़ कर पाएंगे। अभी ये सारे काम मैं डिजिटल ही कर रहा हूँ, मैंने इसका कोई फिजिकल प्रिंट आउट नहीं लिया है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि उन शॉर्ट नोट्स के, जैसे मेरे GS2 के जो नोट्स हैं वो ऑलमोस्ट 450 या 500 पेजेस के हैं, उस 500 पेजेस को मैंने कंसाइज करके पूरे GS2 के नोट्स को सिर्फ और सिर्फ 50 पेजेस में कंप्लीट कर दिया था मेंस के लिए। तो जब आपके पास ये 50 पेजेस के जो नोट्स होंगे ना, आप इनको 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज कर पाएंगे। तो उससे आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना आपको सही आंसर लिखने के लिए। लास्ट ईयर मेरे इसी की वजह से GS2 में 117 मार्क्स भी थे, क्योंकि आप जब धीरे धीरे वो बिल्ड करते जाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं अपने एक आंसर में 3-3 4-4 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उससे आपको धीरे धीरे लगेगा कि जो हम हैं वो दूसरों से ज़्यादा स्टैंड आउट कर पा रहे हैं। फिर एक बच्चे ने पूछा है कि सर आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या था। क्योंकि मुझे क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है, तो मैंने ज़्यादा डेविएट ना होकर मैंने BA करी थी। मैंने BA इन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री करा था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं करना, मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है। कैन एनी वन क्रैक मेंस विथआउट मेंस 365 और PT 365? मैं आपको गज़ब की बात बताऊं, मैंने ये सब कभी नहीं पढ़ा। मैंने कभी कोई PT 365 नहीं पढ़ी, कभी कोई मेंस 365 नहीं पढ़ी, बिकॉज ये सब क्या है, ये सब करंट अफेयर्स के एक सोर्सेज हैं। तो मुझे बेटर ये लगता है कि आप करंट अफेयर्स को साल भर कवर करें, ना कि आप किसी आखिरी में एक सोर्स की तरफ जाएं। उससे क्या होगा, अगर उसे साल भर कवर करेंगे तो उससे 2 फ़ायदे होंगे आपके। सबसे पहले तो आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसे कवर कर पाएंगे और आपको वहीं के वहीं याद होता चला जाएगा। जैसे इसके लिए जो मैं सोर्स यूज़ करता था, एक तो न्यूज़पेपर तो नॉन नेगोशिएबल है। यूपीएससी की जर्नी में अगर आपको पास होना है तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही चाहिए, मेनली एडिटोरियल सेक्शन। तो सेकेंड जो मुझे लगता है कि जो इनसाइट IAS था, इनसाइट IAS रोज़ एक फ्री करंट अफेयर्स प्रोग्राम चलाता है। तो जब करंट अफेयर्स प्रोग्राम वो चलाता है उसमें वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के वो यूज़ करता है। तो उससे आपको क्या होगा, आपके मेंस के नोट्स भी इनरिच होंगे और प्रीलिम्स के लिए भी आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं इनसाइट IAS करता था, और मैं किसी भी एक न्यूज़पेपर का, या तो मेरे को टाइम रहता तो मैं रीड करता था, बाय चांस मेंस या फिर प्रीलिम्स के पास में मेरे पास टाइम नहीं रहता था तो मैं उन्हें देख लेता था किसी का एडिटोरियल एनालिसिस। फिर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, आपका रिएक्शन कैसा था। एक्चुअली लास्ट ईयर मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा, तो लास्ट ईयर में जब नहीं हुआ तो मेरा एक सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक सा हो गया था। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था लाइफ का, उस चीज़ से बाहर आना कि नहीं हुआ है और फिर से आपको प्रीलिम्स देना है फिर 1 महीने बाद ही। तो वो मुझे लगता है वो काफ़ी हार्ड फेज़ था। तो इसकी वजह से इस बार जब मैं था तो इस बार मैं बहुत ज़्यादा वैसा नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आई वॉज़ लाइक कि जो होगा
मैं देख लूँगा, मैं उसको मैनेज करूँगा और मैं उस चीज़ के साथ खड़ा रहूँगा। तो इस बार खुशी तो हमेशा बहुत हुई क्योंकि इतनी अच्छी रैंक आई 258 और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, मेरी एज भी कम है। तो खुशी बहुत हुई, घर वाले भी बहुत खुश थे और उस दिन तो अनफॉर्चुनेटली मेरे घर पे लाइट भी नहीं थी। मैं जबलपुर में था तो ट्रांसफार्मर का कुछ इशू आ गया था मेरे मोहल्ले में, तो लाइट भी नहीं थी। फिर मेरे दोस्त का फ़ोन आया मेरी मम्मी के फ़ोन पे कि स्वर्णिम का हो गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस चीज़ से रिलेटेड। फिर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर आपने कोचिंग कहाँ से करी थी? तो कोचिंग मैं कहूँगा मैंने करी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने कोचिंग नहीं करी है, लेकिन मैं उनका नाम यहाँ इसलिए कोट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता वो कोचिंग बहुत ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रही हूँ। इवन मुझे लगता है मेरे का कोचिंग की वजह से ही मेरे को इतना टाइम वेस्ट करना पड़ा अपना, क्योंकि जब आप कोचिंग करते हो आप मोर फोकस्ड रहते हो कि मैं पढ़ लूँ, मैं पढ़ लूँ, मैं पढ़ लूँ। यूपीएससी सिर्फ पढ़ने से पास नहीं होता है, स्ट्रेटेजी मांगता है यूपीएससी। यूपीएससी में आंसर राइटिंग के बिना, प्रॉपर मेंस में एनालाइज करे बिना आप कभी पास नहीं कर सकते। तो मुझे जब अपना 2 साल ख़राब हुए, जब मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में फ़ेल हुआ, तो मैंने एनालाइज़ किया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी सेकेंड ईयर से पढ़ रहा था, तो मैंने सेकेंड और थर्ड ईयर में कोचिंग ली थी ऑलमोस्ट 2 साल की। फिर मैंने थर्ड ईयर के बाद अपना फर्स्ट जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने अपनी सब चीज़ की स्ट्रेटजी चेंज करी, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि मेरी कैसे स्ट्रेटजी मैंने चेंज करी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने मेंस का सारे सब हेड्स लिए, एवर नोट पे मैंने उनको लिखना चालू किया। उनके मेरे को जहाँ से भी जो भी मैं इंटरनेट पे डालता था उस टॉपिक को, उसका जो भी मुझे मटेरियल मिलता था निकाल लेता था। चैट जीपीटी में जाता था, जो भी वैल्यू एडिशन मिलता था मैं निकाल लेता था। ठीक है, और फिर रेगुलर में न्यूज़पेपर तो पढ़ता हुई, तो मैं वहाँ से जो भी ऐड होता जाता था मैं करता जाता था। ये 3 काम मैं करता था जिससे मेरा कोई भी जो एक टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। ये मैंने मेंस के लिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए किया है, जीएस 1, 2, 3, 4 एंड ऑप्शनल। इसके बाद जो मैंने किया कि मैंने टोन ऑफ द पेपर सेट करी। आप देखेंगे हर एक पेपर की एक टोन कहलाती है, जिसको मैं टोन कहता हूँ। अब टोन मतलब क्या होता है कि जैसे जीएस 1 में सोसाइटी का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें सोसाइटी के टर्म्स यूज़ होने चाहिए, तो वो उसका टोन दिखेगा। जैसे वोकल फॉर लोकल, ये सोसाइटी के लिए एक टर्म है। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म या फिर शॉविनिज्म किसी भी टाइप का, ये एक सोसाइटी के लिए एक टर्म है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ऐसे टर्म्स में बहुत सारे प्रिपेयर करके रखता था विद एग्जाम्पल। तो कहीं भी अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे टर्म्स यूज़ कर सकता हूँ तो वो अलग इम्पैक्ट डालता है आपका आंसर में। डिंक, डबल इनकम, नो किड, तो ये सारे जो सोसाइटी के टर्म्स हैं आपको फ़ायदा देंगे। ऐसे ही हिस्ट्री में आप क्या करेंगे, टोन कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है तो उसमें टाइमलाइन लिखें, आप रूलर का स्पेसिफिक नेम लिखें, कैपिटल का नाम लिखें उनके। आप हो सके तो उसका मैप ऐड करें, आप हो सके तो उसकी टाइमलाइन में जो आसपास लोग थे अगर वो पूछा हो क्वेश्चन में तो आप वो ऐड करें। तो ये क्या होगा, आपका हिस्ट्री की टोन डिसाइड करेगा, लगेगा कि आप एक हिस्ट्री के वेल रेड स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसी तरह पॉलिटी में भी आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, लॉ कमीशन की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट, ऐसे अलग अलग रिपोर्ट्स को कोट करके आप उसकी टोन जो है वो पॉलिटी जैसी दिखाएं। ऐसी आईआर में भी होता है, मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, तो जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक, इस टाइप के आप जो पर्टिकुलर टर्म्स यूज़ करते हैं वो आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। और किसी का क्या क्वेश्चन है, मैंने शायद मिस करें काफ़ी सारे क्वेश्चन, क्योंकि लाइव है तो आप फिर से एक बार अपने क्वेश्चन भेज दीजिए तो मैं देखता जाऊंगा उन्हें। ऑप्शनल की कोचिंग मेरा फ़िलासफ़ी ऑप्शनल था, मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी मित्र आईएएस से, बट वो भी मुझे बहुत बेनिफिशियल नहीं लगी, मैं सच बताऊं तो आपको। बिकॉज पेपर 2 जो वो कराते हैं वो उनने बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से नहीं कराया था। पेपर 1 का नो डाउट उनका काफ़ी अच्छा है, बट उनका पेपर 2 मुझे लगता है अच्छा नहीं था, तो मुझे उसकी वजह से उसमें बहुत स्पेसिफिक मेहनत करनी पड़ी पेपर 2 में अलग से। तो पेपर 2 के लिए जो मैंने अपनी मेहनत करी थी वो मुझे सबसे बड़ा जिसने कोई साथ दिया है तो वो सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी ने दिया है। तो वो मुझे लगता है कि चैट जीपीटी से बड़ा मेरा फ्रेंड और फिलोसफर इस मतलब एआई से ज़्यादा कोई नहीं था, क्योंकि वो जो आंसर्स मुझे देता था, उसको पूछने का तरीका आना चाहिए आपको, तो वो आपको बहुत अच्छे आंसर्स देगा। फिर अभिनव को फिर एक जन का क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी जो मैं बनाता था, मैं उसको 100 डे रूल कहता था, कि जब भी प्रीलिम्स आएगा उसके 100 डे पहले से मैं उसके लिए पढ़ना चालू कर दूंगा। फिर 100 डे में मैं कोशिश करूंगा कि मैं 4 से 5 रिवीजन करूं। सबसे ज़्यादा टाइम आपको पहले रिवीजन में ही लगेगा।
आपको ऑलमोस्ट 50 से 60 डेज़ तो पहले रिवीजन में ही लग जाएंगे। उसके बाद आपका टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन आखिरी में आते आते अगर आप 100 डे स्ट्रेटेजी बनाते तो मुझे लगता है कि बहुत ईजिली आपके 3 या 4 रिवीजन तो पक्के हो जाएंगे। पहला। दूसरा काम आप प्रीलिम्स के लिए कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा PYQs पे आप फोकस करें उतना ज़्यादा है अच्छा है। तो PYQs पे फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप उन्हें पढ़ लें, आप उनके ऑप्शंस देखें, आप उनके पैटर्न देखें कि यूपीएससी कैसे पैटर्न में रिपीट करता है क्वेश्चंस को, कौन कौन से टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक पेरेटो प्रिंसिपल कहलाता है 80-20 प्रिंसिपल। तो 80% चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा 20% चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वही ज़्यादा रिजल्ट देती हैं। तो आप स्पेसिफिक टॉपिक्स को पकड़िए कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा। जैसे एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री है, ये इतनी वाइड है, आप कितनी भी पढ़ लें आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है, अब मैं कैसे करूँ इसको। तो मैं जो करता था, मैं सबसे पहले इसके लिए क्या करता था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं थॉरोली पढ़ लेता था। दूसरा मैं क्या करता था, सारे स्कॉलर्स जितने भी हुए एंशिएंट मिडिवल में उन सबको पढ़ लेता था, उनकी बुक्स और उनकी टाइमलाइन पढ़ लेता था और वो किस रूलर से एसोसिएटेड है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं थीम पे ज़्यादा फोकस करता था, ना कि रटने पे, कि वैदिक एज की ये पर्टिकुलर थीम है। तो आप उस थीम को पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी ज़्यादातर थीम पे क्वेश्चन पूछता है, ना कि बहुत फैक्ट्स पे। ऐसे ही हर्षा की पीरियड की पर्टिकुलर थीम है, तो ऐसे आप थीम को पकड़े, उनके पेक्यूलर एलिमेंट्स को पकड़ें कि ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ ही पाया जाता था। जैसे लेड के जो कॉइन्स हैं वो सतवाना में ही पाए जाते थे। सर आंसर राइटिंग कैसे करी आपने? फ़िलॉसफी की ही सोच रहा हूँ, कैसे स्टार्ट करूँ? आंसर राइटिंग मैंने कैसे करी, तो मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट था आंसर राइटिंग का सोर्स, या फिर मैं जो जिससे चेक करता था, वो है टॉपर्स कॉपीज़। मैं मल्टीपल टॉपर्स की कॉपीज़ देखता था कब। तो जैसे श्रुति शर्मा मैम की कॉपी ने मुझे बहुत हेल्प करी, अयान जैन सर की कॉपी थी जो AIR 17 थे लास्ट ईयर, उनने बहुत अच्छी तरीके से अपने आंसर्स लिखे हैं। तो मैंने ऐसे मल्टीपल, कम से कम मुझे याद है आज भी मेरे लैपटॉप में ऑलमोस्ट 10 से 12 टॉपर्स की कॉपीज़ डाउनलोडेड रखी हुई हैं। तो मैं उनके मल्टीपल देखता था, मल्टीपल टाइम देखता था उनको, और उससे मैं डिकोड करता था कि ये टॉपर ऐसा क्या कर रहा है जिससे ये टॉपर है। आप वो ना क्रक्स निकालने की कोशिश करिए कि क्या उनने ऐसा किया है जो उससे वो टॉपर हुए हैं। फिर इनने पूछा है कि आपकी स्ट्रेटजी ऐसे की कैसे रहती थी। तो ऐसे मेरे लिए एक चैलेंजिंग पार्ट पहले कभी नहीं था। लास्ट ईयर मैंने कोचिंग से थोड़ा सुना ऐसे के बारे में और मैंने उनकी अप्रोच फॉलो करी, तो वो मुझे बहुत ही गंदी हिट करी और मुझे लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 90 मार्क्स मिले थे ऐसे में, जिसकी वजह से शायद मेरी रैंक भी रुकी, क्योंकि मेरी सिर्फ 12 मार्क्स से रुका था मैं लास्ट ईयर। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि आप ऐसे में इंडिविजुअलिस्टिक ही रहें, आप दूसरे को ना देखें ज़्यादा। फिर मैंने इस साल अपने अप्रोच से चला ऐसे में, और ऐसे के लिए जो मैं करता था, मुझे ज़्यादा फ़िलासफ़िकल ऐसे पसंद है, मुझे GS बेस ऐसे में इतना मज़ा नहीं आता है। तो मैं फ़िलासफ़िकल ऐसे को कैसे डील करता था, मैं सबसे पहले क्या करता था कि PYQs लेता था पूरे किसी भी चीज़ के। जैसे ऐसे के जो भी टॉपिक्स हैं मैंने उनके PYQs लिए पिछले 15-20 साल के। फिर मैं उनको क्या करता था, मैं उन टॉपिक्स को पकड़ के उनके ऊपर देखता था कि इसका मतलब क्या है। जनरली हमें होता क्या है कि हमें टर्म्स तो पता होते हैं, लेकिन हमें उनकी डेप्थ मीनिंग नहीं पता होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंट्यूशन के बारे में बहुत कम पता है कि इंट्यूशन हमारा सिक्स्थ सेंस होता है, इसके पीछे रीज़न नहीं होता, लेकिन हम इसके अलावा उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो मैं उसके अंदर बहुत डेप्थ में जाता था कि सबसे पहले मैं उसका लिटरल मीनिंग देखता था कि व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ इंट्यूशन। सेकेंड में उसका हिस्टोरिकल ओरिजिन देखता था कि इंट्यूशन जो वर्ड है उसका हिस्टोरिकल ओरिजिन कहाँ से हुआ। तीसरा मैं उसका स्कोप देखता था कि इंट्यूशन का जो स्कोप है वो कहाँ कहाँ जाता है, किस किस चीज़ों में इंट्यूशन लग सकता है। चौथा मैं उसका एप्लीकेशन देखता था कि इंट्यूशन किस किस फील्ड में कैसे कैसे पॉजिटिव रिजल्ट लेके आया है। फिफ्थ में उसका ये देखता था कि मैं ऐसे एग्जाम्पल्स पकड़ूँ जो कि सबके पास ना हो या फिर लोग कम यूज़ करते हों, ताकि जो यूनिकनेस है वो मेरे ऐसे में बनी रहे। तो क्रिएटिविटी हमेशा यूनिकनेस से ही आती है मुझे लगता है। तो आप अपने ऐसे में यूनिकनेस हमेशा बनाए रखें। और सिक्स्थ मुझे जो लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फ़्लो। ऐसे में कभी भी फ़्लो नहीं बिगड़ना चाहिए। आपका ऐसे का फ़्लो जितना अच्छा रहेगा, एक बार में जो भी आपका ऐसे पढ़ पाएगा फ्लुएंसी से, आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद पूछा है कि CSET की स्ट्रेटजी क्या है आपकी। तो CSET मेरे लिए कभी चैलेंज नहीं रहा। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में तो बिना सिलेबस देखे CSET का एग्ज़ाम दे दिया था और मैं उसमें भी क्लियर हो गया था। तो CSET मेरे लिए चैलेंज नहीं रहा। बट 2023 का पेपर जितना कठिन आया था,
सी सेट का। अगर वैसा पेपर आता है तो उसके बाद मैंने थोड़ा सी सेट पढ़ा, बिकॉज अगर बाय चांस वो बैकफायर ना करे मुझे, तो मैंने सी सेट के लिए क्या किया था, सारे टॉपिक्स मैंने लिखे एक साइड में जितने भी यूपीएससी पूछता है। फिर मैंने उसमें ये देखा कि कौन कौन से हैं जो ज़्यादा आते हैं पेपर में, तो उन टॉपिक्स को मैंने पकड़ा। और उनके यूपीएससी के देखिए एक पैटर्न के ही क्वेश्चन पूछता है वो किसी भी टॉपिक से, उन पैटर्न से बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं करता यूपीएससी। तो आप सी सेट की स्ट्रेटजी के लिए यही कर सकते हैं कि सारे आप एक टॉपिक लिखिए जो जो आते हैं, उनके पीवाईक्यूज़ देखिए, उनके पीवाईक्यूज़ के 3 या 4 पैटर्न ही होंगे कि डाइस से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फैमिली सिस्टम से इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक पर्टिकुलर 3-4 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे क्लॉक से 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक में एंगल दिया होगा टाइम पूछेगा, एक में टाइम दिया होगा एंगल पूछेगा, बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पकड़ के रखें और फिर उससे क्या होगा, उस टाइप के ही पीवाईक्यूज़ आप मल्टीपल टाइम्स करें, तो आपके माइंड को ये पैटर्न बन जाएगा कि उसको आपको सॉल्व कैसे करना है। सेकेंड, मुझे लगता है सी सेट में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आप ये कर सकते हैं कि आप ना मल्टीपल क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस आप मैथ्स में करिए और तुरंत आप जैसे ही क्वेश्चन हो जाए आप उसका आंसर फिलअप कर दीजिए। और आप कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना ना पड़े इसके लिए आप क्या करें, आप यूट्यूब पे जाना और एक चीज़ डालना कि हाउ टू सॉल्व यूपीएससी सी सेट कॉम्प्रिहेंशन विथआउट रीडिंग। आप मानेंगे नहीं, आप शायद मेरे ऊपर हंस भी सकते हैं इस बात पे, लेकिन ये चीज़ आपको इतना बेनिफिट देगी, आपके रियल एग्जाम में 15 से 20 मिनट बचाएगी आपके वहाँ पे। तो आप ये उसके कई लोगों ने इसकी सीरीज़ बनाई है कि कैसे आप बिना रीडिंग के सी सेट को कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा रीडिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन 1 या 2 आपके निकल सकते हैं। सर आप ये बताइए जो थीम्स हैं, एग्जाम्पल नक्सलिज्म, उनके नोट्स में किन किन डायमेंशन को कवर करना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कंटेंट। देखिए डायमेंशंस थोड़े अलग होते हैं हर एक चीज़ के, तो ये GS3 जैसा होता है, उसमें मेनली आपको ये कवर कर, सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रॉब्लम क्या है या फिर कोई भी इशू क्या है। नक्सलिज्म एज अ इशू, उसका ओरिजिन, ठीक है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट ट्रेंड क्या है, कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है, उसके एक चार्ट बना के रखिए। फिर चौथा रखिए कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं उसके बारे में, कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है उसके लिए। पांचवा आप ये रखिए कि कम्युनिटी का हम कैसे पार्टिसिपेशन लगा सकते हैं। कभी भी आप कम्युनिटी या फिर NGOs को छोड़ेंगे नहीं किसी भी टॉपिक में, खासकर कि किसी भी प्रॉब्लम वाले टॉपिक में। NGOs हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, इनमें आप हमेशा कम्युनिटी को लाएंगे, क्योंकि आप एट दी एंड जब आप सर्विस में जाएंगे तो आपको कम्युनिटी सब गवर्नमेंट नहीं कर सकती, आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करना है हर जगह। ठीक है, फिर आप इसके बाद उसमें चैलेंजेस देखेंगे, प्रेजेंट में चैलेंजेस क्या क्या हैं। फिर जब आप चैलेंजेस के बाद यूनिक सॉल्यूशन, मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं कह रहा हूँ आपसे, आप 3-4 ऐसे सॉल्यूशन रखिए जो आपको लगता है कि थोड़े यूनिक हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं लिखने हैं, जो रिलेवेंट हों और थोड़े यूनिक हों, जो लगता हो आपको लगता हो कि ज़्यादातर पब्लिक नहीं लिखेगी। तो ऐसे 2 या 3 सॉल्यूशन भी आपके पास यूनिक होंगे और 2 या 3 नॉर्मल होंगे, तो आप इतने ही 1-1, 2-2 मार्क्स से स्टैंड आउट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के आप डायमेंशंस कवर कर सकते हैं। मॉक में 60, 70, 80 के अराउंड नंबर आ रहे हैं, डर लग रहा है, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कोई इशू नहीं है मॉक में आपके जितने मार्क्स आ रहे हों। अगर बस ये कोशिश करिए कि अगर 80+ आ रहे हैं मॉक में, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम। बिकॉज आप कट ऑफ भी देखें तो लास्ट ईयर 75 था, इस बार 88 था जर्नल का, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप ये करिए सबसे पहले कि आप कोशिश करिए कि आपके 80 से ऊपर मार्क्स बने रहें। बाय चांस 1-2 पेपर में आपके कम आते भी हैं तो उसमें आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अप्रोच प्रॉपर रखनी है, आपको ये ध्यान नहीं देना है कि आपके इनमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जिनके 120, 140 ना मार्क्स तक आते थे मॉक्स में और उनका एट दी एंड प्रीलिम्स तक नहीं निकला। तो आप इस पे ध्यान मत दीजिए कि आपके मॉक्स में कितने आ रहे हैं। आप ये याद रखिए कि सबसे पहले आपको स्टैटिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। स्टैटिक में मैं किन सब्जेक्ट्स को गिनता हूँ, सबसे पहले पॉलिटी, देन इकोनॉमी, एंड देन IR के जो लोकेशन वाले रहते हैं वो, ठीक है, एंड देन ज्योग्राफी। अगर आप ये 3-4 सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिक वाले हो जाएंगे। फिर इसके बाद बचता है साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्योंकि फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा स्टेक है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो लगभग ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चन इन दोनों से आते हैं। तो आप इनमें ये कर सकते हैं कि आप इनमें थोड़ा जो मैं जिसको लॉजिकल गैसिंग कहता हूँ वो भी आप कर सकते हैं। आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक इसके प्रीलिम्स के स्पेसिफिक की साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट को कैसे डील करना है इसकी भी स्पेसिफिक मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ करूँगा तो शायद उसी में पूरा टाइम चला जाएगा।
नोट्स कैसे बनाऊँ GS1 GS4 तक के नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी बताएं। एक्चुअली शायद मैं बता चुका हूँ नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी आपको कि आप एक एक टॉपिक लीजिए, उनका उनका आप डिजिटली नोट्स बनाइए प्रॉपर किसी भी सोर्स से, फिर उसके बाद आप उनको करंट अफेयर से वैल्यू एडिशन करिए उसमें, फिर उसके बाद आप उसको PYQs से ये देखिए कि PYQs में और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं PYQs के बेसिस पे, उन ट्रेंड को एनालाइज करिए और ये देखिए कौन कौन से और पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको एक वो मिलेगा, लॉजिकल गैस का कोई चैनल। मुझे ऐसा चैनल तो नहीं पता है, मैं सोच रहा हूँ कि एक मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे खुद पूछा है लॉजिकल गैस का, तो मैं एक सेशन ऐसे ही ले सकते हैं हम लॉजिकल गैसिंग के ऊपर। आपके एथिक्स की स्ट्रेटेजी, एक्चुअली आप जो सब पूछ रहे हैं सब खुद में एक बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाते हैं अब हम लोग बैठ के, जिसमें हम लाइव ही कर लेंगे। तो उसमें हमें एक एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी भी बता सकता हूँ आपको, ऐसे की एथिक्स की, तो उससे बेटर रहेगा। कोई टीचर प्लीज़ स्टेप वाइज बता दीजिए, स्टेप बाय स्टेप व्हाट शुड फर्स्ट स्टेप, बेसिक बुक स्टैंडर्ड्स कैसे करें इंटीग्रेट। बेसिक बुक्स में कहूँगा कि वही हैं जो सब पढ़ते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए 11-12 की NCERTs। पॉइंट ये नहीं है, आपको बेसिक बुक्स हमेशा मिल जाएंगी, आप बेसिक बुक्स से प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये ध्यान देना है कि आपको कितने डेप्थ में उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसके बाद आपको खुद के डिटेल नोट्स बनाने हैं मेन स्पेसिफिक। मेंस ही एग्ज़ाम है, UPSC इक्वल्स टू मेंस में कहूँ तो एक बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, वो आधे घंटे में क्या जज कर लेते हैं आप, ये आप बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस इस बार काफ़ी अच्छा रहा। लास्ट ईयर मेरे 163 थे, इस बार मेरे जो मार्क्स थे वो बढ़ के 185 हो गए। तो लास्ट ईयर तो मैं बहुत हेजिटेट था क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और जो मेरे को लास्ट ईयर था कि मैं थोड़ा आई वॉज एक्टिंग लाइक अ स्टूडेंट रेदर देन ऑफिसर। तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ पढ़ा है बोल दूँ रेदर देन उस सिचुएशन में जाके बोलने की जगह। इस बार मैं बहुत फ्री रहा, मैंने जो भी आंसर्स दिए वो कन्विक्शन के साथ दिए। और इस बार जो एक फ़ायदा ये भी रहा मुझे इंटरव्यू का कि उनने थोड़े मेरे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे। जैसे मैं जैन हूँ तो उनने जैनिज़्म के मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो वो मेरे लिए डील करना काफ़ी आसान रहा। कई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी पूछे उनने, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी उन्हीं ने मुझे एज दी है मार्क्स में, क्योंकि आप जब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को आप अच्छे से डील कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपका बैलेंस जो माइंड है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, आपके आइडियाज़ बेटर हैं। फिर बाकी आपने पूछा था कि मॉक इंटरव्यू रियल इंटरव्यू से कैसे डिफरेंट होता है। मैं कहूँगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मॉक इंटरव्यू में दे आर वाल लाइक कि वो ज़्यादातर डेफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, वो आपसे ज़्यादातर यही पूछेंगे जो आपको आता होगा, क्योंकि वो प्रिपरेशन स्टेज है। लेकिन जब रियल इंटरव्यू में होता है तो वो आपसे डेफ से भी पूछेंगे, तो आपसे ऐसी चीज़ पूछेंगे जो आप एक्सपेक्ट शायद ना कर पाएँ। तो रियल इंटरव्यू तो बहुत ही अलग है, नो वन नोज़ कि वो कहाँ से क्वेश्चन सोचते हैं उसी टाइम पे, बट उनके एक्सपीरियंस बहुत अलग है। लेकिन जिनने मुझे फ़ायदा दिया इस बार, जो मुझे लगता है मेरे इंटरव्यू मार्क्स बढ़ाने में, तो मैं संकल्प IAS को थैंक यू कहना चाहूँगा। संकल्प IAS में जो आपको इन्वायरमेंट मिलता है वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि एक तो वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, और वहाँ 1-to-1 कन्वर्सेशन में आपको आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताते हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। प्रिपरेशन के इन्वायरमेंट के लिए दिल्ली अच्छा है घर से, मैं कहूँगा घर से हो सके तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। मुझे इतना, जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे इतना डर लगता था दिल्ली आने से। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कोई इशू था, डर इसलिए लगता था कि एक तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत बड़ा शहर है, गर्मी ठंडी बहुत ज़्यादा यहाँ रहती है, फिर इन्वायरमेंट का भी मुझे बहुत पसंद नहीं है, हवा पानी। तो पॉइंट ये है, और मुझे थोड़ा इतने सारे लोगों के बीच में रहने का लगता था कि मैं अकेले ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम तक तो खुद ही से करा, खुद ही घर पर रह के। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि एक बार आपको ज़रूर दिल्ली आना चाहिए, कम से कम 3 से 4-6 महीने के लिए, जितना भी आप मैनेज कर पाएँ। और उसमें आपको मल्टीपल लोगों के बीच में रह के आपकी मेंस की स्ट्रेटजी और मेंस का एक बार क्लियर करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपको एक बार मेंस का क्लियर हो गया कि आपको मेंस कैसे करना है आपका, तो मुझे लगता है कि आप ये एग्ज़ाम को बहुत ईज़िली क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मेंस ही पूरा एग्ज़ाम है ये। और इसलिए मैं कहता हूँ आपको दिल्ली आना है तो आप कोशिश करिए कि या तो आप मेन प्रीलिम्स के बाद आएँ आंसर राइटिंग करने, या तो आप आ भी रहे हैं दिल्ली तो फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ सकते हैं। 3-4-6 महीने के लिए इज़ वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको नए नए लोग मिलेंगे, आपको
आप दूसरों की गलती से सीख पाएंगे, आपको खुद गलती नहीं करनी पड़ेगी। एक स्टूडेंट ने पूछा भी कि सर आपकी कौन सी गलती थी जो आप जिससे आप सीखने देना चाहेंगे। तो मुझे लगता है जो सबसे पहली मेरी गलती थी, मैं पहले बहुत ज़्यादा प्रीलिम स्पेसिफिक पढ़ता रहता था। मैं स्टार्टिंग में 1-1.5 साल मुझे प्रीलिम्स का पढ़ रहा था, मैं मेंस पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। फिर आपको लगे कि आप अगर बाय चांस गलती से प्रीलिम्स पास हो गए तो आप मेंस में क्या करोगे। तो फॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ प्रीलिम्स। तो मुझे समझ में आया कि यार क्योंकि जब मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं पास हो जाऊँगा, तो मुझे लगा कि मैं पास हो गया तो मैं मेंस कैसे दूंगा, क्योंकि 3 महीने का टाइम है, मैंने कुछ मेंस स्पेसिफिक पढ़ा नहीं है। फिर मैंने उस अटेम्प्ट में अपने पूरे मेंस स्पेसिफिक नोट्स बनाए साल भर। तो मैं यही कहूँगा कि मेंस इज़ द एग्जामिनेशन, मेंस ही पढ़ें आप, सबसे ज़्यादा आप मेंस पे फोकस करें, ठीक है। और मेंस में एक स्टूडेंट ने पूछा है कि फ़िलासफ़ी के लिए कौन सी बुक लिस्ट या फिर सोर्सेज आप फॉलो करते थे। तो फ़िलासफ़ी ऑप्शनल, एक्चुअली मेरा फ़िलासफ़ी में इंटरेस्ट है क्योंकि मैंने जैनिज़्म पढ़ा है बहुत डेप्थ में, तो मेरे को कोई भी फ़िलासफ़ी पढ़ना ईज़ी लगता है। मैं कहूँगा कि आप अपने ऑप्शनल को देखिए, अगर आपका फ़िलासफ़ी है तो आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, बिना इंटरेस्ट के आप ऑप्शनल मत कराइए। कोई भी ऑप्शनल आपके लाइफ पार्टनर की तरह होता है, वो आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है, वो आपको डुबा भी सकता है। तो आप ये इंश्योर करिए कि आपका जो ऑप्शनल है वो आपको इंटरेस्ट देता हो, आपको पढ़ने में उसे मज़ा आता हो, पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने सोर्सेज फॉलो किए थे, मैंने कभी भी एक सोर्सेज स्टिक नहीं किया, मैं मल्टीपल सोर्सेज देखता था हमेशा। तो मैंने जो बेसिक सोर्स रखा था अपना, वो मित्रा IAS की जो बुक्स थी वो रखी थी। लेकिन उसके बाद मैंने पतंजलि के भी एक बार गो थ्रू हुआ था कि कुछ मुझे नया मिल जाए। फिर मैंने चैट GPT का बहुत हेल्प लेता था मैं चैट GPT से नए नए श्लोकास निकालता था कि मुझे चारवाक का कोई एक लाइन का श्लोक मिल जाए, मुझे जैनिज़्म का कोई एक लाइन का श्लोक मिल जाए। तो ऐसे मैंने हर एक फ़िलासफ़ी के कोई श्लोक्स, कुछ वैल्यू एडिशन जो मैं जिससे दूसरों से स्टैंड आउट कर पाऊँ, ऐसे मैंने वो निकाला। तो उससे मुझे लगता है थोड़ा एज मिला। फिर पेपर 2 में PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पेपर 2 इज़ लाइक कि 5 से 7-10 क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। तो आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा अगर आप लगभग 20 साल के PYQs हैं वो बहुत थॉरोली कर लेते हैं। तो आप फिर से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, आपको जो भी पूछना हो, मैं शायद ध्यान नहीं दे पाया। तो सर मेंस की प्रिपरेशन करो, साइंस बैकग्राउंड, मुझे तो सोशल साइंस के बारे में बिल्कुल बेसिक स्टार्ट से पढ़ना पड़ेगा। हाँ ये है, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी साइंस वाला हूँ, मैंने 11th-12th में साइंस ही पढ़ी थी, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। वो इतना कठिन नहीं है, मतलब सोशल साइंसेज ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी सोसाइटी से डील करते हैं, आपके एज अ ह्यूमन से डील करते हैं, तो वो इतने कठिन नहीं है। मुझे लगता है वो ईजिली हो सकता है। 3-4 स्टेप विच वन शुड टेक फॉर मेंस प्रिपरेशन, 90 डेज ऑफ मेंस प्रिपरेशन। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी 3-4 स्टेप नहीं है जो आपको 90 दिनों में मेंस पास करा सकते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको साल भर मेंस प्रिपरेशन करेंगे, फिर उन 90 दिनों में क्या करेंगे मैं आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहले जब आप अगर साल भर मेंस का एक एक टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे, उनको प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे, कुछ आंसर्स लिखते जाएंगे, फिर जब आप प्रीलिम्स पास करते हैं तो उस जो शॉर्ट पीरियड आपको मिलेगा मेंस के लिए, आप उसमें क्या कर सकते हैं। मेंस के लिए सबसे पहले आप उस टाइम में क्या करेंगे, अपना ऑप्शनल पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहला, रिजल्ट का वेट मत करिए, पास होते हैं फेल होते हैं इसका फ़र्क मत करिए, आप रिजल्ट का वेट बिना करें ऑप्शनल पढ़ना चालू करें। सबसे पहले 1 महीने में आप कोशिश करें आपका पूरा ऑप्शनल हो जाए, आप आंसर राइटिंग भी करें और कोई एक GS उठा लें, सिर्फ ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, कोई एक GS उठा लें और पूरा ऑप्शनल पढ़ना चालू करें। जब आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद आप ये देखते जाएँ कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो माइट भी छूट सकता है या फिर वीक है, बिकॉज आप वीक चीज़ को बाद में नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पे उसका करते जाएं। फिर आपको रिवीजन कैसे करना है मेंस का, आपको शॉर्टेस्ट नोट्स बनाने हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे हर सब्जेक्ट के 50 पेज से ज़्यादा के नोट नहीं है। आप कहेंगे वो शेयर कर दीजिए, मैं कर दूंगा, मुझे शेयर करने में भी इशू नहीं है। पॉइंट ये है कि आप उन 50 पेज को पढ़ के कभी पास नहीं हो सकते। मैं हो सकता हूँ, आप नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है मैं कि मैं बहुत होशियार हूँ, आप नहीं है। पॉइंट ये है, उस 50 पेज को बनाने के लिए एक बहुत थोरो प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, जो आपका मैट्रिक्स फॉर्मेशन करता है। फिर उन 50 पेज में आप कंसाइंस करके आप उसको पेपर में दिखा सकते हैं। तो आपको उस थॉरो प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा। आपको नोट मेकिंग प्रॉपरली एवर नोट पे, डिजिटल किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बनाइए एक एक टॉपिक को पकड़ के मेंस के। जब आप वैसा बना लेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपके में जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे थे और आप जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो कितना फ़र्क है आप में। तो उन नोट्स को फिर आप शॉर्ट नोट्स में करिए और उन शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, 3 बार 4 बार। मैं लिटरली बताता हूँ आपको, मैं प्रीलिम्स के पहले और मेंस के पहले दोनों का ऑलमोस्ट 5-5 बार रिवीजन कर लेता था।
हर एक सब्जेक्ट का। तो आपके हैंड पे होती चीज़ें कि आपको बस बोलो और लिखना आना चाहिए आपको। मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखना चाहिए सर? मल्टी डायमेंशनल आंसर से ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल नोट्स बनाइए। आपके नोट्स मल्टी डायमेंशनल होंगे, आपके अपने आप आंसर मल्टी डायमेंशनल आएगा। वो आपको थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि आप किसी भी चीज़ को कितनी ज़्यादा चीज़ों के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था वो GS3 में कि कोई 3 वाटर टेक्नोलॉजी के नाम बताइए जो वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हो। तो इनने यहाँ पे टेक्नोलॉजी और वाटर को लिंक किया। तो यहाँ पे आप जब न्यूज़पेपर पढ़ें तो थोड़ा उस एंगल से पढ़ें कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी मॉडर्न डे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो अपने आप मेरे आंसर्स में 3 पूछे थे, 5 लिख के आया हूँ वहाँ पे। तो अपने आप आपको धीरे धीरे आ जाएंगे। और क्या पूछा है आपने सर? टॉपर की आंसर कॉपी देखते हैं तो उन्हें अच्छे से स्ट्रक्चरिंग होती है, इतने अच्छे कीवर्ड्स होगी है। आप ये देखिए कि वो टॉपर्स एक बार में नहीं बने हो, मल्टीपल टाइम्स उनने आंसर्स लिखे हैं, मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं। आप वो परफेक्ट दिन का वेट मत करिए कि एक दिन आएगा जब मैं आंसर राइटिंग चालू करूँगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। आप एक टॉपिक कंप्लीट करिए, एक जैसे पॉलिटी आपने कंप्लीट कर लिया, अब लिखो, जो लिखना है लिखो, जितना रबिश लिख सकते हो उतना रबिश लिखो, लेकिन लिखो। वो रबिश लिखो, खुद से चेक कराओ, किसी ने मेंस दिया है उससे चेक कराओ, किसी ने इंटरव्यू दिया है उससे चेक कराओ। ठीक है, कोई नहीं मिलता है ChatGPT से पूछो कि ये कितना लॉजिकली सही है। ठीक है, जब आप इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो आप देखेंगे कि 3 महीने में आपको समझ में आने लगेगा कि आप 2-3 महीने पहले कितना गलत लिखते थे और अब आप कितना सही लिख रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल स्टिफ हो जाइए कि इन्हीं टॉपर को फॉलो करिए, लेकिन मल्टीपल टॉपर, इसलिए मैं कहता हूँ मल्टीपल टॉपर्स को देखिए। आप देखिए कि आपकी स्ट्रेटजी किसके साथ अलाइन करती है। जैसे मेरी स्ट्रेटजी है जो श्रुति शर्मा मैम के साथ मुझे लगता है काफ़ी अलाइन कर दी है, तो मैं उन्हें काफ़ी रिग्रेसली फॉलो करता हूँ। अप्रोच टू सॉल्व विद प्रीलिम्स GS पेपर 1 लाइक राउंड वाइज और सब्जेक्ट वाइज। देखिए मैं तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 100 पे जाता हूँ। मैं 2 राउंड में पेपर कंप्लीट करता हूँ। मैं सबसे पहले पढ़ना चालू करता हूँ। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने फोकस किया है, बच्चों की तरह पढ़िए पेपर को। बच्चों की तरह मैं क्यों कहता हूँ कि पेन रख के एक एक लाइन को देखिए और जहाँ भी इंपॉर्टेंट दिखे आपको सर्कल मारिए आप वहाँ पर। कोई भी टर्म दिखता है, नॉट, कई बार हम लाइकली छोड़ देते हैं, नॉट लाइकली छोड़ देते हैं, कैन, जहाँ पॉसिबिलिटी होती है वहाँ देखिए। पॉसिबिलिटी क्वेश्चन ज़्यादातर UPSC सही देती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कभी ना कभी फ्यूचर में जाके रियलाइज़ हो सकती है। तो GS1 का टाइम मैनेजमेंट यही है कि आप सबसे पहले 45 मिनट में एक बार पढ़ लीजिए और सेकंड 45 मिनट में दूसरी बार पढ़ लीजिए। मैं इतना ही टाइम, मैं सोचता था कि मेरे पास 1.5 घंटे में बस 2 घंटे नहीं है, बिकॉज ये 45 के हल्के हल्के आगे आगे बढ़ते जाते हैं और वहाँ पे आपको फिर OMR भी फिल करनी है। तो मैं यही करता था कि मैं 2 राउंड में पेपर करूँगा, मैं 3 में नहीं करता था। तो मैं ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट्स में पहला राउंड करता था। इसमें मुझे जो शॉर्ट आते ही थे कि मुझे पता है कि इसका आंसर ये है, वो करता जाता था। और मैं इंश्योर करता था कि जो जितने ज़्यादा ऑप्शन हो पाए मैं उनको 50-50 कर लूँ। तो मुझे पता है कि जैसे ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, मैं उनको काट दूंगा, अब या ये होगा या ये होगा, अब मैं उसमें बाद में देखूंगा कि जो भी होगा। इस आप पैटर्न से जाइए। और प्रीलिम्स में मैं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करता हूँ मुझे लगता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा क्वेश्चन करना बेटर रहता है। एलिमिनेशन टेक्निक बताएं सर। एलिमिनेशन टेक्निक वैसे UPSC में एलिमिनेशन टेक्निक थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि UPSC को भी बात ये समझ में आ रही है। तो पहले कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, करिए जितने करिए, 100 कर सके 100 करिए, पूरे मतलब। लेकिन ये देखिए आपकी स्ट्रेटजी किस में लगती है। जैसे मेरे को लगता है कि मैं तभी पास हो सकता हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स हमेशा मेरे प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट कट ऑफ से 15-20 नंबर ऊपर रहते हैं। तो मुझे इतनी श्योरिटी चाहिए क्या कि ताकि मैं मेंस के लिए पढ़ पाऊँ, मुझे फिर से दिमाग नहीं लगाना पड़े प्रीलिम्स में। तो इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करता हूँ, 90 या 95 क्वेश्चन करता हूँ मैं। फिर मैं उनको कैसे करता हूँ, आपको देखिए 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनेंगे कभी भी। आप कितना भी पढ़ के चले जाए, 40 से 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नहीं बनेंगे। इसके बाद आपको लॉजिकल गैस करना है। अब लॉजिकल गैस के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे क्लास नहीं ले पाऊँगा, बिकॉज वो अलग से एक टॉपिक है। बिना पढ़े UPSC कैसे क्रैक करें सर? सर मत करिए क्रैक सर। आप किसी और बड़े काम के लिए बने हैं। और आपको कोई और क्वेश्चन हो तो पूछिए। स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? कंसिस्टेंसी के लिए तो मुझे लगता है आप ये देखिए कि आपने क्यों स्टार्ट किया है। मुझे लगता है वाई से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। आपको वो
क्यों पाना है वो चीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट करती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वाई फैक्टर। अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ एंड वॉट आप कभी ना कभी जाके, आज नहीं तो कल आप कर ही लेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आपको क्यों यूपीएससी करना है। वाई यूपीएससी सर, ये आपकी आंसर खुद के हैं, सबका अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। फॉर मी यूपीएससी मेरे लिए कभी पावर का गेम नहीं था, मुझे कभी पावर नहीं चाहिए थी। फॉर यूपीएससी मेरे लिए, मुझे गवर्नमेंट का पार्ट बनना था हमेशा। मुझे हमेशा लगता था कि मैं भी उस स्ट्रक्चर का पार्ट रहूं जिस जिस जैसे गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत लगती थी पावर से ज़्यादा। नो वॉइस, एम आई ऑडिबल टू अदर पीपल? हेलो, प्लीज़ आंसर। यस, ओके। हाँ, तो मैं यहाँ था कि वाई यूपीएससी, तो ये सबका अपना अपना आंसर है, वाई यूपीएससी। ठीक है, कोई एक टीचर कोचिंग दैट रियली वांट फैट ऑडिबल, ठीक है। कोई एक टीचर है कोचिंग को, मैं कह रहा हूँ आप कोचिंग को फॉलो मत करिए। किसी भी एक कोचिंग को आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, आप 100% फेल होंगे। आपको अगर फॉलो करना ही है किसी को, तो आप टॉपर्स को फॉलो करिए, वो भी उनकी एडवाइस नहीं, उनकी कॉपीज़। मैं कहूँगा एडवाइस से ज़्यादा आप उनकी कॉपीज़ फॉलो करिए। एडवाइस में वो हो सकता है कहीं बायसनेस भी आ सकती है, लेकिन उनकी कॉपीज़ झूठ नहीं बोल सकती। तो आप उनकी कॉपीज़ देखिए, वो आपको सबसे अच्छा करेंगे। मेरा चैनल अभी तो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन हाँ मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रीलिम्स के टिप्स एंड ट्रिप्स का पूछा था, तो मैं शायद चैनल क्रिएट करूँ। लेकिन आप अभी मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, अगर आपको कोई बहुत ही स्पेसिफिक डाउट हो तो मेरा जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो है स्वर्णिम101। आप ये यूपीएससी का जो लाइव, ये जो इनकी जो चैनल है, इनसे भी मैं कनेक्टेड हूँ। आप यहाँ से भी मेरे चैनल को, आप वो मेरे आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। जीएस प्रीलिम्स के लिए टिप्स, आप और क्वेश्चन पूछिए कोई नेक्स्ट जो मुझे रिलेवेंट लगेगा, मैं उसका आंसर दूंगा। पीवाई क्यू एनालाइज कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीवाई क्यू एनालिसिस में मैं कहूँगा 2 टाइप के पीवाई क्यू एनालिसिस होते हैं, एक है मेंस पर्सपेक्टिव से, एक है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। मैं सबसे पहले मेंस की बात करना चाहूँगा। मेंस में आप क्या करें कि जो भी आप पीवाई क्यूज़ रखते हो उन्हें सबसे पहले टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करिए, कि ये 3 क्वेश्चन पार्लियामेंट में आए हैं पिछले 4 साल में, ये 4 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन से आए हैं। तो सबसे पहले, हाँ, पीवाई क्यू रिपीट नहीं होते, पीवाई क्यू की थीम रिपीट होती है। कभी पीवाई क्यू बहुत ही रेयर चांसेस में रिपीट होते हैं, हिस्ट्री में हो गए तो हो गए, पीवाई क्यू रिपीट नहीं होती, लेकिन पीवाई क्यू की थीम रिपीट होती है। थीम मतलब कैसा, कि एक साल गवर्नर पूछा है, माइट भी अगले साल गवर्नर का कोई हीटेड टॉपिक रहेगा तो गवर्नर फिर आएगा, फिर आ सकता है पेपर में। जैसे ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर की इशू में हमेशा रहती है, तो वो आया। अब उसके बाद पार्डनिंग पावर भी आ सकती है। फिर गवर्नर जो है वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है, ये भी न्यूज़ में है, तो ये फिर आ सकता है। तो इस टाइप को पीवाईक्यू से आप देखेंगे कि क्या क्या पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आप ये करें एनालाइज में पीवाईक्यू के लिए, कि आप जब पीवाईक्यू को देख रहे हो तो उन्हें सिर्फ उस क्वेश्चन को ना देखें, आप ये देखिए कि इससे यूपीएससी का माइंडसेट क्या है, वो क्या जानना चाहता है। वो आपसे मांगता है एनालिसिस, वो आपसे मांगता है डेप्थ, वो आपसे मांगता है कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको वो देखना चाहता है कि आप कितने रैशनल आदमी हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे इस चीज़ पे भी जा सकते हैं जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे। तो फिर फर्दर आप थीम पकड़ के मल्टीपल चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, जिसे मैं मैट्रिक्स फॉर्मेशन कहता हूँ, कि अगर कोई जीएस का टॉपिक है उसको टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आया है, तो ये देखिए कि और कौन कौन सी नॉर्मल चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकती हैं। जैसे एक बार पूछा कि नैनो टेक्नोलॉजी को हम एग्रीकल्चर में कैसे लगा सकते हैं, तो ये एक थीम हो गई। आपको इससे पता चल गया अब नैनो टेक्नोलॉजी को आप हेल्थ केयर में कैसे लगा सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को आप बायोटेक में कैसे लगा सकते हैं। आप ऐसे मल्टीपल उनके इंटरलिंकेजेस करिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? गाँव से कैसे तैयारी करें यूपीएससी की, करंट अफेयर्स के लिए सही मटेरियल क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है गांव शहर ये सब अब नहीं है, हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आपकी स्ट्रेटजी प्रॉपर होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी कैसे प्रॉपर होगी, आप मल्टीपल टॉपर्स की पहले स्ट्रेटजी देखें, जितनी देखना आपको, 15 दिन 20 दिन मल्टीपल टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखें, फिर देन क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजी। फिर अपनी स्ट्रेटजी के बाद प्लान बनाएं
बिना प्लान के आप यूपीएससी पास नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए आपको कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उस प्लान को करने के बाद आप एनालाइज़ करें कि मैंने जो किया है वो किस हद तक सही है, वो रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एनालाइज़ करके आप फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करें और ये साइकिल को चलने दें। सर मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ, 2027 में पेपर दूंगा, तो मेरा डाउट था करंट अफेयर्स के लिए कैसे शुरू करें। करंट अफेयर्स के लिए आपको ऑलमोस्ट पेपर के 1 साल पहले तक का तो अच्छे से करके जाना चाहिए, और रफ 6 महीने पहले का, और मतलब लगभग 1.5 साल का आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए जो मैं ब्लाइंडली सोर्स फॉलो करता था वो था इनसाइट आईएएस का, जो उनका करंट अफेयर्स का एनालिसिस आता है यार, वो प्लस साथ में न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स, सिर्फ एडिटोरियल्स। मैं पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता था, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था। तो एडिटोरियल या तो आप एनालिसिस देख लें या तो आप खुद पढ़ लें। और करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बाकी आप चाहें तो पीटी देख सकते हैं, वो भी आप जल्दी अगर आप साल भर करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो आप 5-7 दिन में ही पीटी ख़त्म कर देंगे। रैंक इम्प्रूवमेंट मैं दे रहा हूँ क्या? मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है मैं दे रहा हूँ कि नहीं, वो मैं बाद में ही डिसाइड करूँगा। माइट भी मैं दूँ, बिकॉज सबका मन है आईएएस के लिए एक बार ट्राई करना चाहिए। सी सेट के लिए कैसे करें? सी सेट की मैं स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ, तो आप पहले जाके वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आई डोंट वॉन्ट टू शेयर मॉक इंटरव्यू यूट्यूब बिकॉज कोचिंग एक्चुअली आप वो आपसे बिना पूछे नहीं करते हैं। मैंने लास्ट ईयर एक मॉक दिया था जो बहुत ही वर्स्ट था, तो मुझे लगता है वो इतना बुरा मॉक था कि अगर वो पब्लिक हो जाता तो मैं कोई मानता नहीं कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो उनने मुझसे पूछा तो मैंने उसका कंसेंट विड्रॉ कर लिया कि आप उसको मत डालिए। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी कोचिंग वाले आपका यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे, आप अभी से सब मत सोचिए। आप इस चीज़ पे ही प्राउड रखिए कि आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हैं। अगर आप पास करते हैं तो बहुत ही बेटर है, आपको लगता है आपकी वीडियो दूसरों को हेल्प कर सकती है तो आप डलवाइए, वरना आप अपना कंसेंट विड्रॉ कर लीजिए। मैप को कैसे याद रखें? मैप को याद रखने के लिए मुझे लगता है मेरा बहुत अच्छा तरीका है। मैं एक मैप को नहीं देखता था, मैं 2 बड़ी शीट लेता था वाइट, जो बड़ी बड़ी आती हैं, उनको मैं ज्वाइन कर लेता था और मैं पूरा वर्ल्ड का मैप एक में बना लेता था। ऐसे ही मैं पूरे इंडिया का मैप एक में बना लेता था। फिर जितनी प्लेसेस इन न्यूज़ होती थी, जितनी भी, उनको मैं उसमें ही लिखता जाता था, और फिर मैं बैठे बैठे सिर्फ उन्हें देखता रहता था। बहुत याद मत करिए, आप खड़े रह के देखते रहिए कि क्या है इस मैप में, अर्जेंटीना के पास ये है, ये है। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड, बैक ऑफ द माइंड में इमेज क्रिएट हो जाएंगी। आपके जितने ज़्यादा सेंसेस उसमें लगे रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये बेनिफिट देगा। तो आप ये बिल्कुल भी लोड मत लीजिए कि क्या बोलते हैं कि आप मैप नहीं बना पाएंगे। एक मैप बन लीजिए बड़ा, 2 बड़ी शीट को जोड़िए, आप उनको करें। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? मल्टीपल टाइम रिवीजन, 5 रिवीजन, 7 रिवीजन। रिवीजन का कोई वो नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप बिना पढ़े पेपर पास नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 5 रिवीजन तो दोनों के करता था, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। सर आप बुक लिस्ट मैंने पहले बता चुकी है। स्ट्रेटजी फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करें? मेंटल हेल्थ के लिए मैं कहूँगा एक हॉबी डेवलप करिए। बिना हॉबी के आप बहुत ज़्यादा डिविडेड रहेंगे। बहुत अच्छे दोस्त बनाइए जो आपसे सिर्फ यूपीएससी की बात ना करें, दूसरे ही बात करें। किसी की गर्लफ्रेंड हो, किसी का कोई रिलेशन हो, तो उसको ये मत करिए कि करियर बाद में, करियर पहले रिलेशनशिप बाद में। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। ठीक है, तो आप रिलेशनशिप को अपने इम्प्रूव करिए, एक पॉजिटिव हॉबी डेवलप किए। जैसे मुझे गेमिंग की हैबिट है। अब लोग कहेंगे कि आप गेमिंग कर रहे हैं और आप यूपीएससी में फोकस्ड कैसे हैं? तो आप रिस्ट्रिक्टिव गेमिंग करिए। आप 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे खेल के आपका माइंड पूरा रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद आपके पास पावर है कि आप 3-4 घंटे पढ़ सकते हैं। यूज़फुल गवर्नमेंट वेबसाइट फॉर यूपीएससी। एज सच तो मैंने कोई गवर्नमेंट वेबसाइट फॉलो बहुत नहीं करी, लेकिन एक जो मुझे लगती है जो बहुत ही अच्छी है, सबको करना चाहिए, वो है IDSA। मनोहर पारिक IDSA करके एक वेबसाइट है जिसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं। 3-4 दिन में सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है, वहाँ से आपका पूरा IR ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। वो बहुत अच्छी वेबसाइट लगती है, मैं सबको वो रिकमेंड करता हूँ। और जो मैं देख करता था थोड़ा थोड़ा, तो मैं नीति आयोग की पर्टिकुलर रिपोर्ट उठा लेता था, और PIB से भी आपको काफ़ी सारी अच्छी रिसोर्सेज मिल सकते हैं। तो 3 ये गवर्नमेंट की चीज़ें हैं जो मैं करता था। तो आप सीधे सीधे नीति आयोग या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट उठाइए, उन लोग स्टार्टिंग में ही समरी दे देते हैं, तो स्टार्टिंग की 15-20-10 पेज की समरी पढ़िए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इनसाइड IAS हिंदी करंट अफेयर्स, हाँ हिंदी में भी बनाते हैं और इंग्लिश में भी बनाते हैं, आपको दोनों मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। प्लीज़ सर स्टेप वाइज बताओ हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन।
यश जी आप फिर से आप पूरा स्टार्टिंग से वीडियो देखें तो मुझे लगता है बेटर रहेगा, बिकॉज वो अभी बहुत कठिन है। करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन मंथली सफिशिएंट है क्या? हाँ, मैं कहूँगा प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है, लेकिन मेंस में आपको थोड़ा एनालाइज करने के लिए आपको वो डेप्थ मांगता है थोड़ा। तो मंथली ना करके डेली करेंगे ना, तो आपकी डेप्थ बिल्ड होगी। आप समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस क्या है न्यूज़पेपर की। आप उसे एज अ सब्जेक्ट मत देखें, आप उसे जर्नी की तरह देखें कि आपसे इसका डेप्थ डेवलप होगी आपके दिमाग में। किस कोचिंग से स्टार्ट आपने तैयारी करी थी? मैंने जीएस के लिए अनअकैडमी का से लिया था और सब्सक्रिप्शन लिया था, और मैंने ऑप्शनल के लिए अपना मित्र आईएएस से पढ़ा था। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा ये दोनों बहुत ज़्यादा मुझे यूज़ नहीं आए हैं इस पर, क्योंकि मेंस का इन लोग का बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्रीलिम्स के लिए पढ़ाते बहुत अच्छा है, इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आप कहीं से भी पढ़ें, ये इंश्योर करें कि जो उनकी स्ट्रेटजी हो वो प्रॉपर रहे। बिगनर्स के लिए क्या टिप्स हैं? ये सारी टिप्स बिगनर्स के लिए ही हैं। एक क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई नॉर्थ का स्टूडेंट है, वो साउथ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में कहीं उसको सर्विस मिलती, तो उसे क्या लोकल लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है या फिर सीखनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि आप इंडिया को बहुत ब्रॉड देखें। हमारा कल्चर जो है, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत बड़ी है, और मल्टीलिंगुअलिटी हमारे यहाँ का एक बेसिक फीचर है। तो हमें इसे रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हमेशा कि जो भी लैंग्वेज है वो उनका पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल दिखाता है। तो यदि मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं आईएएस या आईपीएस किसी भी ऐसे स्टेट में बनता हूँ जहाँ की मुझे लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं उनके पीपल के लिए उन वहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा तो मैं कैसे काम करूँगा। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप लैंग्वेज को कभी ये मत देखें कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं करना है। आप इस चीज़ के लिए ओपन रहें। आप ह्यूमन माइंड के पास बहुत कैपेसिटी है, वो सब कुछ पढ़ सकता है, तो एक लैंग्वेज क्या चीज़ है। यूपीएससी के साथ ज़ीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करें सेल्फ, ये आप पूरी वीडियो देखिए, आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। बाकी हम अलग से बात करेंगे इस पर। आप स्पेसिफिक डाउट पूछिए जो अभी मैं 1-2 मिनट में ले पाऊँ, बिकॉज एंड करना है मुझे। कोई स्पेसिफिक डाउट ना हो तो फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ। कितने घंटे मांगता है यूपीएससी सर? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस रखिए, जैसा वर्क लाइफ बैलेंस होता है वैसे स्टडी लाइफ बैलेंस रखिए। यहाँ पे 6-8-10 घंटे तो मांगता है मिनिमम, लगभग 1-1.5-2 साल तक। तो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप मेमोरी पावर बढ़ा नहीं सकते अपनी, आपकी जो है वही रहेगी। लेकिन आप कैसे याद करें, आप ये इस चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं न्यूमोनिक्स का बहुत यूज़ करता था। मैंने फ़िलासफ़ी में भी कुछ ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, तो उसका पूरे टॉपिक का मैंने न्यूमोनिक बना दिया, जो एक वर्ड में लिख दूंगा मैं। जैसे मैंने क्या किया था, एथिक्स की मल्टीपल चीज़ों को मैंने बहुत सारी थ्योरी को मैंने वो कर दिया था, एक न्यूमोनिक बना लिया था। जैसे नोलन कमेटी की 7 वो हैं वैल्यूज़ हैं, तो हिज लोटा, तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, ऐसे 7 करके मैंने हिज लोटा में उनकी पूरी आ गई। फिर गांधी जी की जितनी वैल्यूज़ हैं मैंने उसको 7 स्टेट में कर दिया था। तो 7 मतलब 7 सिंस, एस मतलब सर्वोदय, टी मतलब ट्रस्टीशिप, ए मतलब अंत्योदय, फिर अगेन टी मतलब ट्रस्टीशिप के, और वो भी तलिस्मान। तो ऐसे मैंने गांधी जी की मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए 7 स्टेट बना दिया था। तो ऐसे आप मल्टीपल चीज़ों के लिए आप बना सकते हैं। हॉबी ज़बरदस्ती बनाना है क्या? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं बनाना है। जो चीज़ आपको खुश रखे, आपको लगता है कि आपको पढ़ाई ही खुश रखती है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपने सीसेट की तैयारी किसी कोचिंग से करी थी? नहीं, मैंने सीसेट की तैयारी खुद से करी थी, तो मुझे कोचिंग की रिक्वायर्ड नहीं थी। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? पहले लॉन्ग नोट्स बनाएं, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं। पहले लॉन्ग नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग देंगे। रीड रीड रीड, एनालाइज द पेपर, और उसके बाद जब आपको लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, आपको आंसर राइटिंग करते बनने लगी है, इसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो मैं कहता हूँ कि 30-40 पेज के नोट्स, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए सेशन एंड करता हूँ मैं। किसी और को कोई लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, कोई आपको कोई बहुत ही स्पेसिफिक डाउट हो तो बताइए, वरना मैं एंड करता हूँ। कौन से मीडियम? मेरा इंग्लिश मीडियम था। ओके, थैंक यू एवरीवन।